नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम फेलो और हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी की पहली बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके 2 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो थर्ड चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संगठन। जो इसके 2 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं उसके आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करी है। एक एक लाइन जो है एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल। और देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। तो किसी भी देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लोग। जब लोग ही नहीं होगा वो देश किसी काम का नहीं। जब लोग होता है तो वहां से वो देश हमारा अस्तित्व में आता है। तो जो लोग हैं इसको हम आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे और निवास स्थान के आधार पे अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जनसंख्या की विशेषताओं के आधार पे व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा के आधार पे इनको भाग अलग अलग भागों में बांटते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। अगला है हमारा लिंग संगठन। लिंग संगठन जो है स्त्रियों और पुरुष इसकी संख्या को प्रदर्शित करता है कि स्त्रियों की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है। तो इसको हम जो है लिंग अनुपात के अंतर्गत निकालते हैं और लिंग अनुपात जो है वो महिला और पुरुष के बीच में अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। कई सारे देशों के अंदर जो है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला जो है ये दिया हुआ है, यानी पुरुष की जनसंख्या बटे में स्त्रियों की जनसंख्या गुणा में 1000। ये जो है 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में इसका उल्टे रूप से इसको निकाला जाता है, यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या बटे में पुरुषों की जनसंख्या गुणा में 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 जो पुरुष हैं तो 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं वो हम निकालते हैं। किस पर? वो हम भारत में लिंगानुपात की गणना उसके आधार पर करते हैं। लिंगानुपात किसी भी देश की स्त्री की स्थिति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंग अनुपात के आधार पे हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर स्त्रियों की स्थिति जो है किस प्रकार की है। तो लिंग अनुपात अगर बहुत कम है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अगर कम होती है तो वहां पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है और वहां पर इस प्रकार की जो है काफी सारी सामाजिक बुराइयां देखने को मिलती है, जैसे स्त्री भ्रूण हत्या या स्त्री शिशु कन्या, स्त्रियों को घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित, ये सारी चीजें जो है वहां देखने को मिलती है। सारी कुरीतियां समाज के अंदर हमें प्राचीन समय देखने को मिल रही है और आज भी अगर हम देखें तो जहां पर लिंग अनुपात कम है, महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले, वहां पर ये सारी कुरीतियां देखने को मिलती है। तो इसके आधार पे हम जो है स्त्रियों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर स्त्रियों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर होगी। हो सकता है पुरुष जो है रोजगार के लिए और स्थानों पर अपना पलायन कर चुके हों या दूसरे स्थान पर रोजगार के लिए वो जो है जा रहे हैं। विश्व में अगर लिंग अनुपात की बात करें तो विश्व के अंदर औसतन लिंग अनुपात 102 पुरुष जो है वो मिलते हैं। सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है यूरोप की एक कंट्री है लैटविया। वहां पर जो है 100 जो स्त्रियों पर 85 पुरुष देखने को मिलते हैं, यानी 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष वहां पर हैं। सबसे कम लिंगानुपात जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पाया जाता है और वहां पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष पाए जाते हैं। तो वहां पर लिंग अनुपात जो है 311 है 100 स्त्रियों पर, और लैटविया के अंदर जो है 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष। तो ये अंतर देखने को मिलता है काफी ज्यादा हमें। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्य देश हैं, जो सूची बनाई है उसके आधार पे अगर देखें तो 139 देश ऐसे है 139 जहां पर लिंग अनुपात जो है वो स्त्रियों के अनुकूल है, यानी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है
और से 72 देश ऐसे हैं जहां पर प्रतिकूल है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम देखने को मिलती है। एशिया में लिंग अनुपात कम पाया जाता है और महाद्वीपों के मुकाबले देखें तो इसमें जो है चीन है, भारत है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश है, वहां पर स्थिति जो है वो महिलाओं की अगर देखें तो वहां पर लिंग अनुपात कम पाया जाता है। इसके अलावा यूरोपीय जो देश हैं या रूस की अगर बात करें तो वहां पर जो है पुरुष काफी कम संख्या में पाए जाते हैं, अल्पसंख्या के रूप में देखने को मिलते हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहां की स्त्रियों की बेहतर स्थिति और भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। यूरोप के जो देश हैं वहां पर जो है पुरुषों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। पुरुषों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि पुरुष जो है पहले का जो उपनिवेशिक काल था तो और जगह जाके बस गए। इसके अलावा जो है वहां पर स्त्रियों की संख्या इसलिए अधिक है क्योंकि वहां स्थिति काफी बेहतर है पुरुषों के मुकाबले। नेक्स्ट देखें तो आयु संरचना है। आयु संरचना में इसको 3 पार्टों में अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे 0 से लेकर और 14 वर्ष इसके रूप में डिवाइड किया जाता है। 15 से 59, ठीक है, 15 से 59 जो है ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारी कार्यशील जनसंख्या है। और इसके अलावा 60 प्लस के जो है यानी कि ये आती है हमारी वृत्त के अंदर। तो ये जो जनसंख्या है 60 से प्लस, ये भी आश्रित जनसंख्या है और ये भी हमारी आश्रित जनसंख्या है 0 से लेकर 14 के बीच में। और लेकिन ये वाली जो है यानी 15 से 59 के बीच में जो है ये हमारी कार्यशील जनसंख्या और किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ये। तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने बताया 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और अलग अलग जो है आयु संरचना डिसाइड की जाती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशालकाय कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। जब 15 से 59 बीच की बात करें, कार्यशील जनसंख्या है और कार्यशील जनसंख्या किसी भी देश के विकास के लिए बहुत बड़ी सहायक होती है। 60 से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था कि 60 साल से प्लस के जो आयु के लोग होते हैं वो आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वहां पर जो है वो कार्य में इतने जो है कुशल नहीं हो पाते क्योंकि वो वृद्ध हो जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सताने लगती है। अधिकांश जो पैसा है वो खर्च हो जाता है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के अंदर। युवा जनसंख्या में उच्च अनुपात का अर्थ है प्रदेश में जन्म दर ऊंची और जनसंख्या युवा है। जहां पर जन्म दर अधिक होगी तो आने वाले समय में वो जनसंख्या युवा में कन्वर्ट होगी और वहां पर जो है विशालकाय जनसंख्या भी परिवर्तित होगी। आयु पिरामिड की बात करें तो आयु पिरामिड एक शंक्वाकार आकृति होती है जहां पर हम पुरुष और महिलाओं को प्रदर्शित करते हैं इसके आधार पे। तो जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जो है वो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो है वो हमारे 3 पिरामिड दिए हुए हैं, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके लिए। तो 2 पिरामिड तो हमारे ये दिए हुए हैं। तो ये वाला जो पिरामिड है ये है हमारा विस्तारित होती जनसंख्या, यानी जनसंख्या जो है वो हमारी क्या है विस्तारित हो रही है, बढ़ रही है। तो ये नाइजीरिया का जो है एक पिरामिड दिया हुआ है। तो ये हमारा त्रिभुजाकार पिरामिड देखने को मिलता है, यानी इस प्रकार की इसकी संरचना देखने को हमें मिलती है। तो त्रिभुजाकार है ये, इसको त्रिभुजाकार पिरामिड बोलेंगे जो अल्प विकसित देशों का एक प्रतिरूप है। अल्प विकसित देशों में इस प्रकार का पिरामिड देखने को मिलता है। यहां पर अगर देखें तो हमारा जो है जन्म दर काफी ज्यादा है। यहाँ का इस क्षेत्र को देखें यानी कि 0 से लेकर 4 वर्ष 5 वर्ष की बात करें तो यहाँ पर जो है बच्चों की संख्या ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो संख्या कम हो जाएगी।
कारण क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं काफी कमजोर होती है, स्वास्थ्य सेवाएं काफी कम होती है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु समय के साथ साथ होती रहती है। तो ये जो है अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है, जहां पर जो है विकास का स्तर काफी कम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है हमारा स्त्री जनसंख्या, ये ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे विकासशील देश है वहां भी देखने को मिलता है ये। तो इसे कहते हैं हम घंटी के आकार का पिरामिड, क्योंकि यहाँ पर जो है वो थोड़ा कम है, मतलब इतना ज्यादा जो है कम भी नहीं है, लेकिन ऊपर जाके जो है यहाँ पर ये कम हो जाता है और बीच में इसका फैलाव हो जाता है। जन्म दर मृत्यु दर लगभग समान होती है, इसमें परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर रहती है। जब जनसंख्या और जन्म दर और मृत्यु दर जब समान होगी तो वो क्या होगी, हमारी जनसंख्या स्थिर होती है। तीसरा पिरामिड है ह्रास जनसंख्या। इसमें जनसंख्या का जो है वो ह्रास होता है, जनसंख्या जो होती है धीरे धीरे घटने लगती है। ये जो पिरामिड दिया है ये है हमारा जापान का पिरामिड, और ये संकीर्ण आधार, यानी इसका आधार जो है वो संकीर्ण है, बीच में जो ये फैल जाता है, ऊपर जाके ये बहुत कम हो जाता है। तो इसे हम जो है शुंडाकार सिर से निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। ये जो है कम जन्म दर और कम मृत्यु दर दोनों को दर्शाता है। और यहाँ पर जो इस प्रकार का जो पिरामिड होता है वहां पर जनसंख्या में ऋणात्मक अंतर देखने को मिलता है, जनसंख्या धीरे धीरे जो है तो वो कम होती हुई जाती है। आगे देखिए तो अगर किसी भी देश में युवा जनसंख्या है तो जो युवा जनसंख्या का भी फायदा है, लेकिन वहां पर अगर वृद्ध जनसंख्या होती है तो उसका नुकसान देखने को मिलता है। तो वृद्ध होती जनसंख्या से क्या अभिप्राय है ये समझना है, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज। तो जिस देश के अंदर वृद्धों की संख्या अधिक है या वृद्धों की संख्या अधिक हो रही है तो वो वृद्ध होती जनसंख्या कहलाती है। सिंपल भाषा, जनसंख्या की वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्गों की संख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या अधिक हो जाती है तो वो वृद्ध होती जनसंख्या कहलाती है। 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है ये। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। वृद्धों की जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जीवन प्रत्याशा बहुत बेहतर हो गई है, उच्च तकनीक के कारण चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो गई है, जिसके कारण जो है मृत्यु दर में गिरावट आई है, और आयु की जो सीमा है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ग्रामीण नगरीय संगठन, अब जो है जनसंख्या को गांव और नगरीय दो व्यवस्था में जो है विस्थापित किया जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है। वो उनके निवास के आधार पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं, यानी ग्रामीण और नगरियों के अंदर। जो गांव में रहती जो जनसंख्या रहती है उसे ग्रामीण जनसंख्या, शहरों में रहती है उसे हम नगरीय जनसंख्या के अंदर बांटते हैं। ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होती है। हम देखते हैं गांव में रहने वालों की दिनचर्या अलग होती है, शहरों में रहने वालों की दिनचर्या अलग होती है। इसके अलावा सामाजिक ढांचा अलग होता है, आजीविका अलग तरह से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादा संलग्न होते हैं, बल्कि नगरीय लोग जो होते हैं, नगर क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वो द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रियाओं में या पंचम क्रियाओं में अधिक सम्मिलित होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर को अलग अलग होता है। यानी अगर देखिए तो गांव और नगरों में इसमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। रहन सहन का है, लिंग संगठन का है, व्यवसायिक संरचना अलग देखने को मिलती है। जनसंख्या का घनत्व गाँव में कम होता है, शहरों में जो होता है वो ज्यादा होता है। विकास का स्तर भी गाँव में कम देखने को मिलता है, शहरों में अलग देखने को मिलता है। तो ये
अलग अलग आधार पे इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भिन्नता अलग अलग पाई जाती है। कई क्षेत्रों में जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों को अलग रूप से परिभाषित किया जाता है और वही दूसरे देशों की बात करें तो अलग रूप से परिभाषित किया जाता है। जैसे सामान्यतः अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो प्रक्रियाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। नगरीय क्षेत्र जो होते हैं अधिकांशतः कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। सामान्यतः हमें देखने को ये मिलता है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा अधिक है। जो पश्चिमी देश है यानी कि यूरोप के और अमेरिकन देशों की बात करें तो वहां पर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक देखने को मिलती है गांव के अंदर। नगरों में इसका उल्टा देखने को मिलता है, वहां पर स्त्रियों की संख्या जो होती है अधिक होती है, पुरुषों की संख्या कम होती है। इसका कारण ये है कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं कृषि की अगर बात करें तो वहां पर जो होते हैं वो पुरुष पुरुष वो अधिक करते हैं और महिलाएं जो होती है वो अन्य काम में संलग्न होती है। जैसे कि अगर द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रियाओं की बात करें तो उनमें जो होते हैं वो काफी ज्यादा में भागीदारी देखने को मिलती है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। ये मैंने अभी आपको समझाया कि महिलाएं जो होती हैं वो रोजगार के लिए शहरों में निवास करती हैं, लेकिन जो पुरुष जो होते हैं क्योंकि वहां पर जो एक कृषि की बात करें मशीनीकृत कृषि होती है वहां पर और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसमें जो होता है वो पुरुष प्रधान व्यवसाय के अंतर्गत वो आता है वहां पर। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। लेकिन वही हम बात करें एशियाई देशों के अंदर तो एशिया के अंदर जो है वो गांवों में बात करें गांव में महिलाओं की संख्या अधिक होगी और शहरों में पुरुषों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में महिलाओं की सहभागिता काफी ऊंची है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गांव के अंदर महिलाएं जो होती हैं वो कृषि कार्य में बहुत ज्यादा संलग्न होती हैं और पुरुष जो होते हैं रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर गांवों के अंदर महिलाओं की संख्या अधिक होती है और नगरों के अंदर पुरुषों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा साक्षरता। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक है। अगर जहां पर जनसंख्या अधिक शिक्षित होगी वो समाज जो काफी ज्यादा विकसित होगा, आर्थिक रूप से लोग संपन्न होंगे तो ये जो है साक्षरता वो हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक कहलाता है। इसमें रहन सहन का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक तो महिलाओं की स्थिति, क्योंकि जो अगर वर्ग की बात करें जिस क्षेत्र में लोग अधिक साक्षर होते हैं तो वहां पर जो होते हैं भेदभाव वाली स्थिति कम होती है और खास तौर पे अगर लिंग के आधार पर बात करें तो। और इसके अलावा जो होते हैं वो जातीय असमानता, सामाजिक असमानता बहुत कम देखने को मिलती है और साथ साथ में सरकार की नीति का पता लगता है क्योंकि सरकार की नीति अगर अच्छी होगी तो वहां के लोग जो है उतना ही अधिक विकास कर पाएंगे। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि साक्षरता की परिभाषा क्या है। तो साक्षरता कहते हैं कि 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकते हैं वो साक्षर कहलाते हैं। तो उसको हम समझ लेते हैं क्या है ये। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और उसमें समझ के लिए अंगगणितीय परिकलन करने की योग्यता है तो वो साक्षर कहलाता है। भारत के अंदर भारत की डेफिनेशन है साक्षरता की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्यवसायिक संरचना।
व्यवसायिक संरचना में, इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोला था कि 0 से लेकर और 14 वर्ष की आयु में 3 कैटेगरी में इसको जनसंख्या को डिवाइड किया था। इसके अलावा 15 से लेकर और 59 के बीच में ये दूसरी कैटेगरी थी, और तीसरी थी हमारी 60 प्लस वाली। तो 60 प्लस जो है, और ये हमारी जो है 0 से 14, ये दोनों जो है वो हमारी कहलाती है आश्रित जनसंख्या, और 15 से 59 ये है हमारी कार्यशील जनसंख्या। और किसी भी देश के विकास के लिए जनसंख्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्यशील जनसंख्या। और ये जो कार्यशील जनसंख्या है काफी सारे क्षेत्रों में काम करती है, जैसे कृषि में, वानिकी, मत्स्य, इसके अलावा विनिर्माण, निर्माण के कार्य में, इसके अलावा व्यवसायिक के, परिवहन जो सेवा सेक्टर आता है उसके अंदर, संचार के अंदर, और काफी सारे अलग अलग व्यवसाय है उनके अंदर ये भाग लेते हैं सारे क्षेत्र, ये जो लोग हैं, यानी 15 से लेकर 59 साल के आयु के जो वर्ग के लोग हैं वो। हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है, यानी 15 से 59 साल की जो आयु के वर्ग के लोग हैं, वो अलग अलग क्रियाओं के अंदर संलग्न होते हैं, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, चतुर्थ, पंचम क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो होते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन, ये क्षेत्र शामिल होते हैं। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं कि जो कच्चे माल पर आधारित होती है। तो कृषि, वानिकी, इसके अलावा मत्स्य पालन और खनन है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है, ये सारे हमारे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रियाओं की बात करें तो द्वितीय क्रियाओं के अंदर जो शामिल होते हैं वो हो गए हमारे विनिर्माण। विनिर्माण उद्योग जो होते हैं वो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमारे उद्योग हो गए, जिसके अलावा छोटे उद्योग हो गए, बड़े उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, ये सारे हमारे द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा सेवा सेक्टर, और सेवा सेक्टर जो है तृतीय क्रियाएं हैं, जिसमें हमारा व्यापार है, परिवहन है, संचार है, और अन्य सेवाएं जो होती हैं वो सारे शामिल होते हैं किसमें, तृतीय क्रियाओं के। अनुसंधान की बात करें, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो क्षेत्र हैं उस वहां पर जो है वो चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और पंचम क्रिया में आते हैं जो कि निधि निर्माता होते हैं, जो कि कानून बनाते हैं, या फिर जो होते हैं किसी भी, अगर हम कंपनी की बात करें उसमें जो भी रूल रेगुलेशन जो बनाते हैं वो सारे जो उसके अंतर्गत आते हैं। इन चारों खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास के स्तर का एक अच्छा सूचक है। ये जो है कार्यशील जनसंख्या डिपेंड करती है कि वहां पर जितना ज्यादा विकास होगा उतनी ज्यादा जो होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रिया में लोग जो है कन्वर्ट होते रहते हैं विकास के आधार पर। जो अर्थव्यवस्था विकसित है वहां पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाओं के अंदर लोग अधिक संलग्न होते हैं, और जो अल्प विकसित होती है वहां प्राथमिक क्रियाओं में अधिक संलग्न होते हैं। जिस देश के अंदर उद्योग और अवसंरचना युक्त जो है द्वितीय क्रियाओं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाओं सेक्टर में अधिक लोग जुड़े होंगे, अधिक लोग समायोजित होंगे, वो हमारी कहलाएगी विकसित अर्थव्यवस्था। और जिन क्षेत्रों में लोग प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े होंगे वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी, क्योंकि जहां पर प्राथमिक क्रियाओं में लोग जुड़े होते हैं वो मात्र प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होते हैं, और वो जो है अब भी आदिम अवस्था के अंदर वो है। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आगे इसके अभ्यासी कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे ये। और मैंने कोशिश की है कि इसी चैप्टर के अंदर या इससे पहले जो चैप्टर बनाए थे वहां पर एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं, जिससे आपको जो है कोई भी हेल्प बुक की जरूरत ना पड़े इसको समझने के लिए। एनसीईआरटी जो है किसी भी चीज के लिए बेस होती है, किसी भी टॉपिक के लिए। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि एनसीईआरटी की जो है वो सभी चैप्टर्स या सभी सब्जेक्ट के जो हैं वो लेके आऊँ आपको सीरीज।